बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 14 और खुसूसी तौर पर ऑर्डर 14 के रूल 5 के हवाले से। जब भी कभी सिविल मुकदमा दाखिल अदालत किया जाता है, अब सिविल मुकदमा कौन से होते हैं? जहाँ पर फ़रीक़ैन के लेन देन के तनाज़ात होते हैं, प्रॉपर्टी के हैं, ज़मीन के हैं, पैसे के हैं, जायदाद के हैं। मुद्दई शिकायत लेकर अदालत में आता है और एक अर्ज़ी दावा, जिसे अंग्रेज़ी में हम प्लेंट कहते हैं, दाखिल अदालत किया जाता है। प्लेंट के अंदर क्या होता है? वो सारी शिकायत होती है, वो सारी इल्ज़ामात होते हैं जो मुखालिफिन की जानिब वो लगाता है कि मेरे इतने पैसे निकलते हैं, मेरी प्रॉपर्टी निकलती है, मेरी ज़मीन निकलती है। अदालत अर्ज़ी दावा लेकर, प्लेंट लेकर उस पर केस दाखिल करती है, उस पर नंबर लगाती है, मुखालिफ को नोटिस जारी किए जाते हैं। अब ये नोटिस जारी करना मतलब मुखालिफिन को समन जारी किए जाते हैं कि फ़लाँ शख्स ने आपके ख़िलाफ़ फ़लाँ अदालत के अंदर केस दाखिल किया है, इसलिए फ़लाँ तारीख़ को आप अदालत में हाज़िर हो जाएं। मुखालिफिन, जिसे हम डिफेंडेंट कहते हैं, मुद्दा आलिया कहते हैं उर्दू के अंदर, मुकर्ररा तारीख़ को अदालत में हाज़िर होता है। अदालत उसे एक वो जो प्लेंट की कॉपी होती है वो देती है, आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत आई है, आपके ख़िलाफ़ ये केस दाखिल किया गया है, लिहाजा अगली तारीख़ को इस अर्ज़ी दावे के अगेंस्ट में आप जवाब दावा, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं रिटन स्टेटमेंट या WS, या जिसे आम ज़बान में जवाब जिसे हम कह सकते हैं, कि आप अगली तारीख़ में इसका जवाब दें। डिफेंडेंट अगली तारीख़ को अर्ज़ी दावा का प्लेंट के अगेंस्ट में जवाब दावा यानी WS दाखिल करता है। अदालत के सामने जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आ जाते हैं, WS और प्लेंट जब आ जाते हैं, तो अदालत ये मुतय्यन करती है कि फ़रीक़ैन के दरमियान असल तनाज़ात हैं कहाँ पर। यानी कि प्लेंट के अंदर जो चीज़ कही गई है, अगर WS के अंदर उसको एक्सेप्ट किया गया है, उसे एग्रीड किया गया है, तो उस पॉइंट को हटा दिया जाता है। प्लेंट के अंदर वो चीज़ें जिसकी मुखालफत की गई है, जैसे प्लेंट में कहा जाता है कि मैं डिफेंडेंट के ऊपर 2 लाख रुपए मांगता हूँ, जबकि डिफेंडेंट कहता है कि 2 लाख रुपए इसके निकलते ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसके अलावा मेरी प्रॉपर्टी भी कब्ज़ा कर लिया है, वो कहता है मैंने प्रॉपर्टी तो से ली ही नहीं है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं और इसे कहते हैं इश्यूज़ फ्रेम किया जाना। और ये ज़ेर दिफ़ा जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका ऑर्डर 14 है, उसके तहत किए जाते हैं। दोस्तों, सिविल मुकदमात के अंदर, दीवानी मुकदमात के अंदर इश्यूज़ फ्रेम किया जाना सबसे अहम पॉइंट होता है, सबसे अहम प्रोसीजर होता है। अगर इश्यूज़ फ्रेम किए गए हैं और आपके वो इश्यूज़ जो जिसकी बुनियाद पर आप मुकदमा जीत सकते हैं, उन इश्यूज़ को फ्रेम ही नहीं किया गया, तो चाहे आप कितने ही सबूत पेश कर लें, कितनी ही जरा चला लें, कितने ही गवाह लेकर आ जाए, जब वो इश्यूज़ ही फ्रेम नहीं होंगे तो उसका आंसर ही जजमेंट में नहीं आएगा। लिहाजा अगर अदालत, ऐसा अक्सर होता है कि अदालत इश्यूज़ फ्रेम करने के अंदर वो जो कोर इश्यूज़ होते हैं, वो जो कोर पॉइंट्स होते हैं, उसको छोड़ देती है, जिसकी बुनियाद पर आप अपने मुकदमे को जीतने के काबिल होते हैं या जिसके ऊपर आपकी बुनियाद होती है। लिहाजा अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो जो मुतासरा फ़रीक होता है, जिसके इश्यूज़ फ्रेम होने से रह गए होते हैं, उसका फ़र्ज़ है कि वो एक एप्लीकेशन दाखिल करे अंडर ऑर्डर 14 रूल 5 फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इश्यूज़। यानी अदालत ने जो इश्यूज़ फ्रेम किए हैं, इसके अलावा एडिशनल इश्यूज़ भी फ्रेम किए जाएँ। वो जब अदालत में एप्लीकेशन जाती है, उसकी हेयरिंग होती है, तो वो इश्यूज़ बाद में साथ ही उन इश्यूज़ को भी ले लिया जाता है। जब इश्यूज़ उनको ले लिया जाएगा, तो जब शहादतें चलेंगी, जब गवाह चले जाएंगे, जब सबूत पेश किया जाएगा, तो उन इश्यूज़ के ऊपर भी बहस की जाएगी, उनके जवाब भी आखिर में फ़ैसले या जजमेंट के अंदर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।